हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे द हिंदू की क्लास में। आज जो हम बात करेंगे वो द हिंदू की करेंगे और द हिंदू जो आज का पेपर है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी में अभी जो चीज़ें एक ही चल रही हैं, कोविड-19 ही चल रहा है, ठीक है? ऐसा लगता है कि यार एक बार में देख लेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, अभी अभी कुछ ऐसी बॉडी इसके अंदर आ रही हैं, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आईएमडी है, अभी न्यूज़ में चल रहा है, आईसीएमआर है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी बॉडी है, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड बैंक है, तो इन सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके लिए आज 23 अप्रैल है और मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ कोशिश ये करते हैं कुछ जो बीबीसी का न्यूज़ है, ठीक है? बीबीसी न्यूज़ आप जानते हैं हर कोई उस पे भरोसा करता है, उसको भी हम लेकर आते हैं और अगर इम्पोर्टेंट होती है तो, ठीक है? क्योंकि आजकल बीबीसी में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ नहीं रही है। चलिए फिर भी हम देखते हैं, बीबीसी में हम क्या पढ़ेंगे इसको एक बार समझ लेते हैं। अ, हाँ, बीबीसी में बीबीसी में हम पढ़ेंगे अमेरिका किसी तीसरी दुनिया के देश की तरह महामारी को हैंडल कर रहा है। ये अर्थशास्त्री अ, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये नोबेल विनर हैं, यानी इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता अर्थशास्त्र में। तो यूएसए के हैं तो उन्होंने बोला है कि अमेरिका ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे वो तीसरी दुनिया का देश है। तो यहाँ पे एक जो वर्ड आया है तीसरी दुनिया के देश, तो आपको समझना है कि तीसरी दुनिया के देश क्या होते हैं। तो वो कंट्री जो डेवलप है पहली दुनिया, जो डेवलपिंग है दूसरी दुनिया और जो अंडर डेवलप है यानी उनमें विकास नहीं हुआ है, उनको हम तीसरी दुनिया के देश बोलते हैं। तो ये चीज़ है, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद एक कोरोना वायरस जो प्लाज़्मा थेरेपी है, उसमें क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पे बात करेंगे। जो कोरोना वायरस की प्लाज़्मा थेरेपी है उस पे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 142वें स्थान पर। इसकी भी थोड़ी हम बात करेंगे। तो 3 चीज़ें हैं। तो ये एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अमेरिका में इतना ढील क्यों है, क्या है, कैसे है? ठीक, उनकी वर्ड्स की बात करेंगे। तो सीधे-सीधे हम आज के पेपर पे आते हैं। आज के पेपर में कन्फर्म्ड केस क्रॉस 20,000 यानी भारत में 20,000 केस प्लस पॉजिटिव हैं और जिनमें से सबसे अच्छी खबर ये है हमारे पास 4,000 पीपल रिकवर यानी 20,000 लोगों में 4,000 लोग ऐसे हैं जो रिकवर हुए हैं। खुशी की बात ये है, ठीक है? और एक चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यहाँ पर ये आ रही है कि जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो केस को बढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि कोई भी ऐसी अगर डिज़ीज़ आती है, ठीक है, महामारी आती है, तो बीच में फ़ास्ट रैपिड इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या होता है? मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए पहले मान लीजिए कि हमारे यहाँ सपोज़ कीजिए, हाँ, मान लीजिए हमारे यहाँ 22 मार्च को मान लीजिए हमारे यहाँ 22 मार्च को 5 केस थे, ठीक है? हमारे हमारे यहाँ जो है 5 केस थे 22 मार्च को। लेकिन आज हमारे यहाँ 23 अप्रैल को, ठीक है? ठीक 1 महीने बाद अगर ये 20,000 हैं, तो एक चीज़ आपको समझना है कि रैपिड इंक्रीज़ का क्या मतलब होता है? रैपिड इंक्रीज़ का मतलब होता है, एक तो ये है कि ये मतलब मल्टी स्प्रेडिंग है। तो एक के साथ एक 4 को फैलाएगा, 4 16 को फैलाएगा, 16 ऐसे इस ठीक है? तो यानी कई मल्टीपर्पज़ से मल्टी डायमेंशन से ये फैलता है। दूसरी चीज़ ये है कि बढ़ने का कारण है कि हमने 5 यानी 22 मार्च को बहुत बड़े लेवल पर टेस्टिंग नहीं की थी। तो हमें नहीं पता चल रहा था कि वास्तव में केस कितने हैं। तो अभी हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो केस जो हमें नहीं पता थे, वो भी सामने आ रहे हैं। तो अभी जो रैपिड इंक्रीज़नेस का इसका रीज़न एक ही है कि जो टेस्ट हम कर रहे हैं, उससे बहुत संख्या में
पता चल रही है जो कि हमें पहले नहीं पता थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों को, जैसे मान लीजिए अगर हमें कोरोना है, हमें नहीं पता है, तो हम लोगों से मिल रहे हैं, तो हम वहाँ पे फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब मल्टी स्प्रेडिंग हो रहा है। एक आदमी 4 को 4, 16 को 16 इस तरह से फैला रहा है वो, ठीक है? और अब महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊँ, महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो या यूएसए हो, इटली हो या चाइना हो, जो डेवलप लोकेशन है, वो ही ज़्यादा फैला है यहाँ पे, गाँव में नहीं है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या रीज़न है कि महाराष्ट्र में केसेज़ ज़्यादा हैं, उड़ीसा में कम है? या दिल्ली में केसेज़ ज़्यादा हैं, कलकत्ता में कम है ना? इलाहाबाद में कम है, लखनऊ में कम है। तो इसका सिंपल सा आंसर बता दूँ मैं, दिल्ली और महाराष्ट्र, ठीक है? ये एक कह सकते हैं ना कि डेवलप तो नहीं कह सकते, मतलब फास्ट एक्टिविटी लोकेशन है। बहुत अच्छा वर्ड है ये, फास्ट एक्टिविटी लोकेशन। यानी यहाँ की लोगों की कनेक्टिविटी भी ज़्यादा है और यहाँ के लोगों की बाहर अदर कंट्री में भी कनेक्टिविटी ज़्यादा थी। केजरीवाल साहब ने, जो हमारे सीएम हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने बोला भी है कि भारत की जनसंख्या मात्र दिल्ली के पास 2% है, लेकिन यहाँ पर केस 12% है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या रीज़न है कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में केस ज़्यादा हैं, उड़ीसा और बाकी जगह पर कम है। तो जो लोकेशन फास्ट एक्टिविटी के हैं, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम इंगेज एक्टिविटी है और मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिया कनेक्टिविटी है, उस वहाँ केस ज़्यादा मिले, ठीक है? तो आपको पता है महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है और दिल्ली सेकंड पे आ गया है। तो क्वेश्चन आपके लिए मेंस यही बनता है कि महाराष्ट्र में क्यों, कर्नाटका में क्यों नहीं, या उड़ीसा में क्यों नहीं, ठीक है? दिल्ली में क्यों, लखनऊ में क्यों नहीं? ऐसी चीज़ें आपको मेंस में देखने को मिल सकती हैं। अटैक हेल्थ वर्कर्स टू अट्रैक्ट अप टू 7 years in prison। उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं कि जो लोग हमें बचा रहे हैं हम उन्हीं को मार रहे हैं। सरकार ने इसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। ऑर्डिनेंस का मतलब यही होता है कि उसको कैबिनेट इम्प्रूव करता है। ऑर्डिनेंस एक वर्ड देखो यहाँ पे दिया हुआ, ऑर्डिनेंस। इतनी जल्दी जो है कानून नहीं बन सकता, तो ऑर्डिनेंस कैबिनेट जारी कर सकता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी कर सकते हैं। हालांकि साइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होते हैं इस पे। ऑर्डिनेंस जारी किया कि जो व्यक्ति हेल्थ वर्कर पे अटैक करेगा उसको 7 साल की सजा है और भी कई प्रावधान किए गए हैं। ठीक, हम सिर्फ इस न्यूज़ में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक ऐसा अध्यादेश जिसे बाद के कानून बनाया जा सकता है दोनों संसद के पारित होने के बाद। अभी यहाँ पे देखो, यूनियन कैबिनेट, मेरी आप बात समझना, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, तो एक तरह से कानून नहीं है, लेकिन इसको कानून का दर्जा दिया जा सकता है फ्यूचर में, जब दोनों संसद बैठेंगे तो। नेक्स्ट है इसमें, फेसबुक बाय 43,574 करोड़। यानी जो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी प्रॉब्लम में है, मतलब सरकार क्या प्राइवेट कंपनी जो जियो, ठीक है, मुकेश अंबानी की है, आपको पता ही है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि एक तो क्वेश्चन ये बनेगा बहुत सिंपल सा फैक्चुअल, वनडे एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, कि फेसबुक ने किस कंपनी में भागीदारी खरीदी है, ठीक है? तो फेसबुक ने किस कंपनी में भागीदारी खरीदी है? सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। हाँ, तो फेसबुक ने जियो कंपनी में भागीदारी खरीदी है। पहली बात तो आपको ये समझना है, ठीक है? जियो कंपनी में, जियो कंपनी किसकी है? मुकेश अंबानी की। ये आपको पता है, मुकेश अंबानी की। और कितने परसेंट खरीदा है? 99.99%। ये लगभग 10% भागीदारी जो है वो फेसबुक के है फाउंडर, ठीक है, उन्होंने खरीदी है।
सोशल डिस्टेंस ये बहुत ही डरावने वाली न्यूज़ होती है। अक्सर अक्सर मैं इसको एक ज़रूर लेके आता हूँ। मतलब हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है? तो मतलब क्या है, ये न्यूज़ सिर्फ़ हिंदू का देने का पर्पज़ ये है कि सरकार इसको समझे, लोग इसको समझें, प्रशासन इसको समझे, ये नहीं होने देना चाहिए। अगर ये होता रहा तो हमारा जो लॉकडाउन का पर्पज़ है, हमारी इकॉनमी भी बहुत नीचे जा रही है, हम चीज़ों को शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं और फिर ये चीज़ें बार-बार हो जा रही हैं, तो हमारे लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नेक्स्ट इसमें है नो 100% कोटा फॉर ट्राइबल टीचर एससी। अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इज एबनॉक्सस। एबनॉक्स मतलब होता है कि तर्कहीन, गलत, निंदनीय। मतलब सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ये कहा गया था कि जो ट्राइबल्स के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइब्स है, अगर उसने बीएड किया है, ठीक है, या टीचिंग का कोई भी डिप्लोमा किया टीचिंग वाला, तो वो सीधे-सीधे जाके टीचर बन सकता है। यानी उसको 100% कोटा है। ऐसी बात सामने आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100% कोटा नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है? ये तो गलत है। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कोटा पे रोक सरकार कोर्ट लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे संविधान का संरक्षक है, इसलिए लगा सकता है। तो उन्होंने कहा किसी को भी 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, अभी हाल में किस कम्युनिटी को 100% कोटा देने की बात की है, तो वो है एससी, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की है, ठीक है? ये है। ग्लोबल रेमिटेंस विल सी शार्प फॉल। डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी का मतलब है विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में ने ये बोला है कि वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि पूरे दुनिया में बहुत बड़ी तेजी से रेमिटेंस कम होगा। अब हम बात आते हैं, व्हाट इज द रेमिटेंस। रेमिटेंस की हिंदी आप क्या होगा, संप्रेषण है क्या, आप देख लेना। तो इन इंडिया रेमिटेंस 2020 आर लाइकली फॉल 23%, यानी 23% होगा। देखो रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर आ, इंडिया का इंडिया का कोई इंडिया से अगर मान लीजिए 50%, है ना, 50% गए हैं कहाँ पर, यूएसए, ठीक, 50% इन्होंने जो कमाए हैं, मान लीजिए 50,000 पर पर्सन, तो 50,000 पर्सन अर्न किया उन्होंने। अगर वो लोग 50,000 में से 30,000 या 50 जो भी है, 30,000 इंडिया में अपने फैमिली को भेजेंगे, मेरी बात समझ गए ना, तो वो जो फैमिली को मिलेगा, ये जो इंडिया में पैसा आएगा इंडियंस के द्वारा, वो रेमिटेंस होता है। मेरी बात समझ गए। कोई भारतीय विदेश में अर्निंग करता है, फिर वो अपने देश में अपने लोगों के लिए पैसा जो भेजता है, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में ऐसा चल रहा है कि ठीक है, आपको देख ही रहे हो, कमाना तो दूर की बात है, बचाना तो दूर की बात है, यहाँ पे लोग जीना मुश्किल है। तो रेमिटेंस तो ज़ाहिर सी बात है कम होगा। और मैं बता दूँ दुनिया में पहले नंबर पे पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया रेमिटेंस में। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा रेमिटेंस केरला में आता है। पहली बात, रेमिटेंस समझ गए क्या होता है? ऐसा पैसा जो भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया जाता है और उसको अपने फैमिली या देश में भेजा जाता है, उसको रेमिटेंस कहते हैं। इंडिया टॉप नंबर पे है। टॉप नंबर पे इसलिए क्योंकि यहाँ पर विश्व में हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस केरला में आता है, यानी केरला के लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं, कमाते हैं, भेजते हैं खास। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस सऊदी अरेबिया से आता है, यानी मिडिल ईस्ट कंट्री। मिडिल ईस्ट कंट्री आप लोग समझ ही रहे हैं कौन कौन से, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब कंट्री हैं, इनको मिडिल ईस्ट कंट्री बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और
और एक चीज़ और बता दूँ मैं, ऐसा सऊदी अरेबिया से ही ऐसा क्या रीज़न है कि सऊदी अरेबिया से ही सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। अगर कोई व्यक्ति यूएसए में रहेगा तो खाने खर्चे ज़्यादा करेगा, लेकिन जो सऊदी अरेबिया में जो लोग जाते हैं वो कमाने के लिए जाते हैं। अब देखते हैं अमेरिका तीसरी दुनिया के देश की तरह महामारी को हैंडल कर रहा है, ये अर्थशास्त्री जोसेफ सन ने आरोप लगाया। उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग जो है फूड बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ खाना मिलता है। उन्होंने देखा यूएसए में लोग खाने के लिए सब्सिडी मांग रहे हैं। उन्होंने देखा कि लोग खाने के लिए परेशान हैं। तो जब आप दुनिया का सुपर पावर बोलते हो, उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, कि जब आप अपने आप को सुपर पावर बोलते हो तो हमारे देश में भुखमरी जैसी समस्या क्यों? मतलब जब हम अमीर हैं तो ऐसी स्थिति क्यों है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लोग खाने के लिए दौड़ रहे हैं, लोग खाने के लिए मतलब परेशान हैं। इसलिए उन्होंने बोला है यूएसए गवर्नमेंट ऐसे एक्ट करे जैसे कि वो तीसरी दुनिया का देश हो। तीसरी दुनिया मतलब कोई एलियन नहीं है। तीसरी दुनिया के वो देश हैं जो गरीब हैं, जो विकासशील भी नहीं है, विकसित भी नहीं। कोरोना प्लाज्मा नेक्स्ट है इसमें। कोरोना जो कोरोना प्लाज्मा में क्या दिक्कत आ रही है? देखो 2 चीज़ें हैं। पहली तो दिक्कत ये है कि ये कम से कम 14 डेज़ माँगते हैं। जो लोग ठीक हुए हैं उसके बाद 14 डेज़। इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सन वेरी लेस। यानी अगर कोई आदमी 20 दिन रहा है, अभी 1 महीना लॉकडाउन हुआ शुरू, 20 दिन कोई रहा है तो 20 प्लस ये, यानी 20 दिन रहा है, 20 दिन बाद ठीक हुआ तो 20 प्लस 30 14 14 दिन, तो यानी कितने हो गए? 34 दिन हो गए। तो 34 दिन समझ रहे हो आप? और लॉकडाउन लगे हुए आज यानी कल 23 कल 1 महीना हुआ है, तो 34 दिन हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति 20 तारीख को 20 दिन अगर एडमिट रहा है, अगर फिर भी वो, इसका मतलब समझिएगा आप लोगों की संख्या बहुत कम है। उसके बाद जो है लोग, सरकार, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं दे रही है, गवर्नमेंट का अप्रूव नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। पहली चीज, जो लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे उनकी नंबर ऑफ पर्सन कम है। दूसरी चीज, सरकार इसको अप्रूवल देने में हिचकिचा रही है, नहीं दे रही है। कुछ लोगों को, कुछ सरकारी हॉस्पिटल को दिया, सबको नहीं दिया। तीसरी बात, जो लोग ठीक हुए हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन है जो बहुत कम है, जो ठीक हुए हैं, वो भी अपना ब्लड डोनेट करने के लिए बहाना बना रहे हैं। कोई बोल रहा है हमें वीकनेस है, कोई बोल रहा है लॉकडाउन में कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएँगे, कोई बोल रहा है कि हमारे फैमिली वाले मना कर रहे हैं। तो ये है कि प्लाज़्मा थेरेपी में पहली तो कंडीशन ये है कि जो लोग ठीक हुए हैं, 14 दिन हो गए हैं, वो लोग, उनकी संख्या कम है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट अप्रूवल कम दे रही है, और तीसरी बात है कि वो लोग एग्री नहीं हो रहे हैं, डर रहे हैं, अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, ये चीज़ है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत के 42वें स्थान पर है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कौन से स्थान पर? तो पहली बात है प्रेस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? पहली बात ये समझिए। एक एक जो सॉरी एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये संस्था जो है कहाँ की है? पेरिस की है। मेरी बात समझना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है, एनजीओ है, जो पेरिस की है, और ये रिपोर्ट सन्स फ्रंटियर भी कहते हैं। वो संस्था हर साल निकालती है, और उन्होंने बोला है कि भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति में गिरावट आई है। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात कि रिपोर्ट सन्स फ्रंटियर और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये संस्था है जो ये पेरिस में है, और ये रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि किस कंट्री में प्रेस स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा है। तो हमारा देश जो है 180 देशों में 142वें स्थान पे है। मतलब क्या है कि हम
अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कहते हैं, फिर भी हम पत्रकार हमारे यहाँ स्वतंत्र नहीं हैं। समझ गए मेरी बात? मीडिया एक ऐसा चेहरा होता है, मीडिया मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है, जहाँ लोगों को खुल के बोलना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन हम अपने मन में कुछ भी कह लें, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेट हैं, हम दुनिया के सबसे पहले डेमोक्रेट हैं, हम कुछ भी बोलें, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं प्रेस फ्रीडम के, वो हमारे यहाँ अच्छे नहीं हैं, ठीक है? ये चीज़ थी, अमेरिका क्यों कर रहा है तीसरी दुनिया की वजह से, क्या फेलियर है? इकोनॉमिस्ट ने सवाल उठाया है। दूसरा है कि प्लाज़्मा थेरेपी में क्या दिक्कत आ रही है हमारे देश में, और ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या होता है? यानी यहाँ के पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं दिया जा रहा है, या जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबा दिया जा रहा है, ठीक है? तो ये तो था आज का हिंदू पेपर, नेक्स्ट हम कल लेकर आएँगे। थैंक यू।